नमस्ते और स्वागत है। अंग्रेजी के ये 3 छोटे छोटे शब्द हैं अ, एन और द। ये अक्सर एक बड़ी पहेली की तरह लगते हैं, पर फिक्र नहीं, आज हम सब मिलकर इस कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। हम ए यूनिवर्सिटी क्यों कहते हैं लेकिन एन आर क्यों? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये उस सीधे साधे नियम को तोड़ता है जो हम में से ज्यादातर लोगों ने स्कूल में सीखा था। क्योंकि वो नियम जो हमने सीखा था वो असल में अधूरा है, या कह सकते हैं पूरी तरह सही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। पर घबराने की कोई बात नहीं, असली नियम इससे कई ज्यादा लॉजिकल और सच कहूं तो समझने में मजेदार है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे उस नियम की जो अक्सर धोखा दे जाता है। फिर ए और एन के लिए द साउंड रूल को समझेंगे। उसके बाद द के लिए द स्पेसिफिसिटी रूल पर नजर डालेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि कब कोई आर्टिकल लगता ही नहीं, और आखिर में ग्रामर के कुछ सबसे कॉमन ट्रैप से बचेंगे। तो शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, वो नियम जो असल में एक धोखा है। तो हम सब ने स्कूल में क्या सीखा था कि अगर कोई शब्द ए, ई, आई, ओ, यू यानी किसी वावल से शुरू हो तो उसके पहले एन लगा दो। सिंपल है ना? पर यहीं पर सारी गड़बड़ है। असली नियम अक्षरों को नहीं, उनकी आवाज को देखता है। जी हाँ, सारा खेल साउंड का है, स्पेलिंग का नहीं। अगर आवाज वावल की है तो एन लगेगा, अगर आवाज कॉन्सोनेंट की है तो ए लगेगा। बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो अब इस साउंड रूल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। समझिए कि ये वो चाबी है जो ए और एन का ताला हमेशा के लिए खोल देगी। अब कुछ मजेदार उदाहरण देखते हैं जो लेटर वाले रूल को गलत साबित करते हैं। देखिए, एन आर, यहाँ एच लिखा तो है पर बोला नहीं जाता। पहली आवाज अ की है जो एक वाउल साउंड है, इसलिए एन आर। इसी तरह एन ऑनेस्ट पर्सन और एन MBA, जब हम एम बोलते हैं तो पहली आवाज ए की आती है, एम है ना वाउल साउंड, इसीलिए यहां भी एन लगता है। और अब इसका ठीक उल्टा केस देखते हैं। शब्द है यूनिवर्सिटी। शुरू तो यू से होता है जो एक वाउल है, पर इसकी आवाज क्या है? यू यानी वाई वाली साउंड, और वाई एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अ यूनिवर्सिटी। यही लॉजिक अ यूरोपियन कंट्री पर भी लगता है। और अ वन टाइम ऑफर में ओ की आवाज व जैसी है, यानी डब्ल्यू साउंड। तो सबसे जरूरी बात क्या है? स्पेलिंग पर मत जाइए, पहली आवाज को सुनिए। चलिए, तो अ और एन का मामला तो सुलझ गया। अब आते हैं द पर। द को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे एक पॉइंटिंग वर्ड समझें, एक उंगली जो किसी खास चीज की तरफ इशारा कर रही हो। तो द का इस्तेमाल कब होता है? जब हम किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हों जो खास है, स्पेसिफिक है। मतलब जब बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता हो कि किस पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, कोई भी रैंडम चीज नहीं, बल्कि वही वाली चीज। तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई चीज खास है या नहीं? इसके लिए एक सिंपल सा चेकलिस्ट है। पहला, क्या वो चीज दुनिया में एक ही है, जैसे द सन, द अर्थ। दूसरा, क्या हम उसका जिक्र पहले कर चुके हैं, जैसे मैंने एक कुत्ता देखा, वो कुत्ता बहुत फ्रेंडली था। यहाँ दूसरी बार द डॉग आया क्योंकि अब वो स्पेसिफिक हो गया है। तीसरा, क्या वो सबसे अच्छा, सबसे लंबा या पहला है, जैसे द टॉलेस्ट बिल्डिंग। और चौथा, क्या किसी और शब्द ने उसे खास बना दिया है, जैसे द बुक ऑन द टेबल। कोई भी किताब नहीं, बल्कि खास तौर पर वो जो टेबल पर है। अब ज्योग्राफी के साथ द का एक मजेदार पैटर्न है। देखिए, जो चीजें बड़ी और फैली हुई हैं, जैसे नदियां, सागर या पूरी पर्वत श्रृंखला, जैसे द गंगा, द पैसिफिक, द हिमालयाज, उनके साथ द लगता है। लेकिन जो एक अकेली यूनिट है, जैसे ज्यादातर देश, शहर या एक अकेला पहाड़, जैसे इंडिया, पेरिस, माउंट एवरेस्ट, उनके साथ द नहीं लगता। हाँ, एक छोटा सा ट्विस्ट है, जिन देशों के नाम में प्लूरल जैसा कुछ हो, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स या द फिलीपींस, उनके साथ द आता है। अच्छा, अभी तक हमने देखा कि आर्टिकल कब लगाना है, पर यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि आर्टिकल कब नहीं लगाना है। इसे कहते हैं जीरो आर्टिकल रूल या अदृश्य नियम। इसका सबसे बड़ा और अकेला नियम है, जब भी हम किसी चीज के बारे में जनरल बात करते हैं,
मतलब किसी एक खास चीज की नहीं, बल्कि पूरी कैटेगरी या कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। तो ये रूल कहाँ कहाँ काम आता है, चलिए देखते हैं। जब हम प्लूरल नाउन्स की जनरल बात करें, जैसे डॉग्स आर लॉयल, मतलब सारे कुत्ते, कोई एक खास नहीं। जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की बात करें, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, किसी के नाम के आगे, जैसे राम इज अ गुड बॉय, भाषाओं के नाम के पहले, जैसे आई स्पीक हिंदी, खेलों के नाम के पहले, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, और मील्स के नाम के पहले, जैसे आई हैड लंच, इन सब केसेस में कोई आर्टिकल नहीं। बहुत बढ़िया। तो अब तक हमने सारे जरूरी नियम कवर कर लिए हैं। तो अब एक छोटे से क्विज के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि कुछ आम गलतियों को हम पकड़ पाते हैं या नहीं। पहला सेंटेंस है, द जापान इज अ ब्यूटिफुल कंट्री। कुछ गड़बड़ लग रही है? जी हाँ, हमने अभी बात की थी कि ज्यादातर देशों के नाम के साथ द नहीं लगता, तो सही सेंटेंस होगा जापान इज अ ब्यूटिफुल कंट्री। ओके, अगला वाला, आई एम लर्निंग द स्पेनिश, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही, भाषाओं के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, तो हम कहेंगे आई एम लर्निंग स्पेनिश। और ये रहा आखिरी वाला, ये थोड़ा ट्रिकी है। सेंटेंस है, शी प्लेज द वायोलिन, ही प्लेज द फुटबॉल, इसमें क्या गड़बड़ है? वेल, इसमें एक हिस्सा सही है और एक गलत। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द लगता है, तो शी प्लेज द वायोलिन बिल्कुल ठीक है, पर खेलों के साथ द नहीं लगता, तो सही सेंटेंस होगा शी प्लेज द वायोलिन, ही प्लेज फुटबॉल। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो बस दो बातें याद रखिए, साउंड और स्पेसिफिसिटी। जब अ और एन में से चुनना हो तो पहली आवाज पर ध्यान दें, और जब ये सोचना हो कि द लगाना है या नहीं, तो खुद से पूछें, क्या ये चीज खास है? बस, इंग्लिश आर्टिकल्स का सारा खेल इन्हीं दो शब्दों में छिपा है। देखा, ये छोटे से शब्द कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो अब जब ये गुत्थी सुलझ गई है, तो सोचिए, ग्रामर का ऐसा और कौन सा सिंपल सा दिखने वाला नियम है जिसे हमें अगली बार इसी तरह खोलकर समझना चाहिए।